बात कर रहे हैं हम गोरखपुर की उड़ान। जी हाँ, गोरखपुर। बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि ये सीएम सिटी है और गोरखपुर के साथ साथ पूरा गोरखपुर ही नहीं उड़ रहा है बल्कि यूपी भी उड़ रहा है, बदल रहा है, विकास हो रहा है। और आज सबसे बड़ी बात है गोरखपुर के लिए क्योंकि गोरखपुर महोत्सव का आगाज हुआ है। खुद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उसका आगाज करके आए। सब हम लिख रहे हैं गोरखपुर की उड़ान और आज फिर गोरखपुर महोत्सव का आगाज। कैसे देखते हैं महोत्सव से कितना फायदा, क्योंकि संस्कृति को बढ़ाना है, यूपी की संस्कृति को बढ़ाना है। पर्यटन भी यहाँ पर्यटक भी काफी बढ़ रहे हैं गोरखपुर में। तो गोरखपुर महोत्सव का आगाज और गोरखपुर की उड़ान। पहला तो जी न्यूज को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता कि आज ही गोरखपुर की पावन धरती जो गोरखपीठ के लिए पूरे विश्व भर में जिसके लिए सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसी पावन धरती पर आज यहाँ के महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। और आज ही के समय पे आपका ये कार्यक्रम आयोजित है जिसमें विषय भी आपने बड़ा अच्छा चुना है, गोरखपुर की उड़ान। इसके लिए आपको धन्यवाद। और निश्चित रूप से गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर की आन बान शान का प्रतीक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अपने निश्चित प्रदेश, देश और विश्व पटल पर शासन किस तरह चलाया जाता है, किसी भी प्रदेश और देश को विकासशील से विकसित कैसे किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कायम किया जा सकता है, अपराधियों से कैसा निपटा जा सकता है, इसकी अगर कहीं सीख मिलती है तो आज उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इन 9 साल के कार्यकाल की सीख अन्य राज्य भी ले रहे हैं, बल्कि विदेश तक के तमाम देश भी इसका अनुसरण करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी पावन धरती पर जी न्यूज का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन मंत्री आप, और अभी दीपोत्सव हुआ तो वहाँ भी एक रिकॉर्ड बना। अयोध्या में भी धार्मिक स्थल होने की वजह से वहाँ पर श्रद्धालु की तादाद बढ़ी है और वाराणसी में तो है ही। अब गोरखपुर भी देखिए, यहाँ पर जो हैं लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर रामगढ़ ताल आप नज़दीक ही है वहाँ पर। 2017 के बाद पर्यटन के क्षेत्र में कितना बदला है यूपी, और वाकई में संख्या बढ़ी है, संख्या के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ आज खड़े हैं पर्यटन को लेकर के, अन्य उपलब्धियों को लेकर के, थोड़ा सा पीछे में जाना पड़ेगा। 17 से पहले का उत्तर प्रदेश और 17 के बाद का उत्तर प्रदेश, दोनों में अंतर आपको देखने की जरूरत है। 17 के बाद का वो उत्तर प्रदेश जो आज बदला हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कार्ड क्या है, रणनीति क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग दृष्टिपात डालेंगे। तो किसी भी प्रदेश को विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम हो, विभिन्न क्षेत्रों में चाहे पर्यटन हो, अन्य व्यवस्थाएं हो, उनको सुदृढ़ और चाक चौबंद बनाने का काम तभी संभव होता है जब उस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो। यानी उस प्रदेश का कानून व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगा तब तक लोगों को, कोई पर्यटन आ रहा है, पर्यटन तो तब आएगा पर्यटक को ही जब उसे लगेगा कि उत्तर प्रदेश में उसका सम्मान सुरक्षित है, उसकी यात्रा सुरक्षित है। पता लगा कि गोरखपुर के लिए यात्रा करने आया तो रास्ते में अपहरण हो गया, तो कौन आएगा? यही हालात थे 17 से पहले। लेकिन 17 के बाद जैसे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनी, सरकार बनने के बाद वातावरण बदला। आज लोगों को विश्वास है कि यदि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हमारी यात्रा सुरक्षित होगी। नंबर 2, 17 से पहले जो रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी या अन्य जो कनेक्टिविटीज थी, गड्ढों में पहले गिनाया जाता था, गड्ढों में होकर सड़क जाती थी। आज आप आए होंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे, जानदार शानदार। आज उत्तर प्रदेश इन 9 सालों में एक्सप्रेस वे का प्रदेश, एयरपोर्ट, नए नए एयरपोर्ट का प्रदेश। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके कुछ ही महीनों में सामने प्रस्तुत होने वाला है। नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त तरीके से बढ़ा। नंबर 2 कनेक्टिविटी मिली। और नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जितने भी हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हों, आध्यात्मिक स्थल हों, ऐतिहासिक स्थल हों, पौराणिक स्थल हों, टूरिज्म डेस्टिनेशन हों, एडवेंचर टूरिज्म को, इको टूरिज्म को, उनको पूरा ध्यान दिया गया। और ध्यान दे करके वहाँ पे पूरा उनको डेवलप करके हम लोगों ने आज नई दिशा में बढ़ाने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है
जिसमें हर विधानसभा में जितने भी हमारे ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक स्थल थे उनको हमने करोड़ों रुपए खर्च करके एक बेहतरीन पर्यटन सुविधाएं व्यवस्थित करने के लिए जनता को समर्पित करने का काम देखिए किया। जोरदार तालियां, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में और धार्मिक जो क्षेत्र हैं उस पर वाकई में सरकार बहुत काम कर भी रही है। और सर ये भी हमने देखा इस बार, अभी जैसे न्यू ईयर आया, पहले हम देखते थे कि अगर कोई घूमने आ रहा है उत्तर प्रदेश तो ज्यादा से ज्यादा ताजमहल दिखता था, एक दो जगह और चले गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि संख्या, चाहे हम वाराणसी की देखें उसमें भी लाखों की संख्या में लोग एक दिन में पहुंच रहे हैं, यही हाल अयोध्या का, मतलब हर जगह टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो आस्था है वो भी अब बहुत अच्छे से दिख रही है। यानी जैसे उसमें जैन जी भी मैं जो कह रहे हैं जैन कि युवा जीवी का बड़ा हाँ, योगदान बड़ा योगदान। वो यहाँ मैंने देखा कि नैनीताल मसूरी में बहुत लोग जश्न मनाने नहीं गए, वो धार्मिक स्थलों के रुख कर रहे हैं। लोगों का स्वतः ही वातावरण बना। आपने जहां तक अभी संख्या की बात की, पिछले दिसंबर 2025 तक 137 करोड़ पर्यटक, अकल्पनीय, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 137 करोड़, कल्पना नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में पर्यटक एक साल में आए। वाह, बहुत 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 अच्छा आंकड़ा है ये तो। अकेले महाकुंभ के अवसर पे 66.3 करोड़ बिल्कुल पर्यटकों की आवक हुई थी। चाइना और हिंदुस्तान को छोड़ दें तो दुनिया में किसी देश की आबादी नहीं है एक ही स्थान पर 45 दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों की प्रतिदिन औसत आता है। आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उससे उत्तर प्रदेश की वो क्षमता कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिना किसी बड़ी घटना के हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से सकुशल संपन्न उस कार्यक्रम को किया है और अपना मैनेजमेंट का, अपनी कार्यशैली का, योगी जी के नेतृत्व का एक माइलस्टोन स्थापित करने का काम करके पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की क्षमता को दिखाने का काम किया। मंत्री जी, आपने जिक्र कर दिया कि आपने आंकड़े भी बताए 137 करोड़, और बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो पर्यटन मंत्री होने के नाते अब पर्यटन के क्षेत्र को कोई नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं आप, कि और इस नई दिशा से हम पर्यटकों को यहाँ यूपी में लाना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उनका संकल्प है कि हम 2047 तक जब अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष यानी शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब तक हम लोग चाहते हैं कि भारत विकासशील भारत से विकसित भारत बनने का सपना पूरा करें। इसके लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत ने तय किया है और सौभाग्य है उस ट्रैक पे हम लोग मोदी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम जब मोदी जी की सरकार बनाई थी 14 में, तब दुनिया की 11वीं इकोनॉमी थे। आज हम उस इकोनॉमी जिसने लंबे समय तक हम पर राज किया, उस देश की इकोनॉमी जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उससे बड़ी इकोनॉमी आज भारत बन के खड़ा हुआ है। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था आज हिंदुस्तान है। उस ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान है, जिसके लिए आज हम गौरव और सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यदि भारत की होनी है तो वो तभी भारत विकसित होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसने विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अपना प्रस्ताव पारित किया और आम जनता के सुझाव के साथ उस ट्रैक पे हम चल पड़े हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लक्ष्य के तय करने के लिए आज पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका उसमें तय होने वाली है। और ये भी आपको बता दूं कि एक पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। इकोनॉमी में बड़ी भूमिका पर्यटन निभाने वाला है। जब कोई कहीं जाएगा तो खर्च करके तय कर लेता है मुझे 10,000 रुपये इस ट्रिप में खर्च करने हैं। जिस वाहन से चलेगा उस वाहन से लेके, कुली से लेके उतरेगा, वहाँ होटल से लेके, जहाँ खाना खाएगा वहाँ से लेके, जहाँ जाएगा वहाँ का फूल बेचने वाला, माली, पंडित जी, पुजारी, सबको पैसा देगा। एक बड़ी इकोनॉमी भूमिका पर्यटन की है और उस भूमिका का, चूंकि हमारी पर्यटकों की संख्या उन सब डेस्टिनेशन पे, हमारा आध्यात्मिक पर्यटन की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करें तो अयोध्या से लेके, मथुरा से लेकर, काशी से लेकर, नेमी सारण धाम से लेकर के हमारे
विंध्यवासिनी धाम से लेकर के जितने भी डेस्टिनेशन हैं, आज लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन की आवक के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं इस पे एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं। आपका भी फोकस, आपके बातों में भी वही फोकस, धार्मिक स्थल यानी सनातन धार्मिक स्थलों पर आपका फोकस है, लेकिन कहीं दरगाह मस्जिद आती है तो वहां बुलडोजर चल जाता है और विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ये तो सनातन के एजेंडे को धार दे रहे हैं। हम किसी भी दरगाह मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला रहे, हम केवल अतिक्रमण, गुंडई के बल पे जबरन कब्जा, जो गरीबों की जगह है, सरकार की जमीन है, उन पर अवैध निर्माण को हटाने का काम कर रहे हैं। हम उनको भी सम्मान दे रहे हैं जो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो। यदि लोगों की आस्था जुड़ी है तो वहाँ भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, पर्यटन सुविधाएं विकसित करने में तमाम स्वीकृतियाँ दी हैं और बनाने का काम किया है। ये कहना पूरी तरह मिथ्या और बेबुनियाद है। लेकिन यदि गुंडई करके, अतिक्रमण करके, जबरन हत्या के जमीनों पर कब्जा करोगे तो टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, आप बता दें। इसलिए वो टूट रहे हैं। जहाँ तक प्रदेश में आज चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, ये वही तो प्रदेश है जहाँ लोगों को, महिलाओं से घर से निकल के बच्चियां जब स्कूल जाती थी तो दोपहर को अगर आधे घंटे लेट हो जाए तो माला हनुमान जी की पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, कि बच्ची सुरक्षित आ जाए। कब किसके साथ बलात्कार हो जाए, किसके साथ लूट हो जाए, कोई भरोसा नहीं था, जीवन सुरक्षित नहीं था। तो ऐसे जुल्म जाति आतंकवादियों के खिलाफ इन 8-9 सालों में कार्रवाई हो, उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। किसी की मजाल और हिम्मत है, अब बाबा जी का बुलडोजर की डर की वजह से अच्छे अच्छे अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या यमराज को प्यारे हो गए या जेल में। सर लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इकोनॉमी बढ़ रही है, पर्यटन से इकोनॉमी भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी क्यों ये विपक्ष आरोप लगाता है कि बाकी सारे मुद्दों से हटकर सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही बीजेपी का फोकस रहता है? नहीं, हम लोग अकेला धार्मिक नहीं कर रहे, ये भी आरोप गलत है। अभी मैं अपने माननीय सांसद जी जो यहाँ के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश का नाम रोशन करते हैं, उनसे चर्चा कर रहा था। ये होटल जहाँ बैठे हैं गड्ढा था, गंदगी थी, जिस होटल में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये पर्यटन के द्वारा, पर्यटन की भूमि, पर्यटन के द्वारा 5 स्टार होटल से लेकर के 5 होम स्टे के छोटे कमरों तक यदि कोई भी उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा तो पर्यटन विभाग 25% सब्सिडी देने का काम कर रहा है। यदि वो महिला एंटरप्रेन्योर है या एससी का है कोई एंटरप्रेन्योर तो 30% सब्सिडी दे रहे हैं। तमाम वो स्कीम्स, एडवेंचर टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, हमारे देखिए आज प्रकृति के साथ कोरोना काल के बाद लोगों का जुड़ने का मन कर रहा है। हर व्यक्ति प्रकृति से जुड़ना चाहता है। कतरनिया से लेकर के हमारे जितने भी लखीमपुर से लेकर कतरनिया घाट तक जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ प्रकृति की शोभा या प्रकृति की व्यवस्था के साथ हम लोगों को जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं, उन सबको डेवलप करके हम पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल धार्मिक ही कर रहे हैं, आज एडवेंचर टूरिज्म के रूप में हमारी जितनी प्रॉपर्टियाँ थी, जो किले हैं, बावड़ियाँ थी, उत्तर प्रदेश को राजस्थान की तर्ज पर डेवलप करने का अवसर मिला है। उनको भी डेवलप करके PPP पे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में काम कर रहे हैं। बड़े बड़ी शादियाँ जो लोग राजस्थान में जाते थे जी, वो शादियाँ उत्तर प्रदेश के कालिंजर के किले में इस साल होना शुरू हो गई हैं। जी जी। तो हम लोग एक क्षेत्र में नहीं, हम लोग उन हर क्षेत्र में जहाँ पर्यटन की संभावनाएं तलाश सकते हैं। उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है, गोरखपुर सौभाग्यशाली है कि जहाँ इतनी प्रचुर ईश्वर की कृपा, प्रकृति की कृपा, संसाधन, कृषि का क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, सारी वो चीजें जो ईश्वरी की कृपा, प्रकृति कृपा मानी जाती है उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। उन सब का लाभ, उन सबको एक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करके हम किस तरह देश और दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। चूँकि एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि सबसे कम पूंजीगत व्यय में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी देने वाला, मुनाफा देने वाला कोई सेक्टर है या रेवेन्यू जनरेट करने वाला सरकार का कोई सेक्टर है तो पर्यटन है। बिल्कुल, जहाँ दुनिया का आदमी आकर के एक निश्चित टारगेट का खर्चा लेके आता है, उतना पैसा खर्च करके जाता है, रेवेन्यू भी देता है, रोजी रोजगार भी देता है। और उस सबको धरातल पर उतारने के लिए आज हम लोग अग्रणी स्टेट के रूप में खड़े हैं। और उसमें खास रूप से गोरखपुर की जो भूमिका है
ये पूर्वांचल का गेट है, कटोरा कहा जाता था। बिल्कुल। जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो यही गोरखपुर था जहाँ जल भराव और जेई जैसी बीमारियों से ग्रसित रहता था। आज वही गोरखपुर छलांगे लगा रहा है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति आदरणीय योगी जी की है कि गोरखपुर का के बारे में सोचने का नजरिया और इसकी दशा और दिशा दोनों बदलने का काम संपन्न हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ जिस होटल में बैठे हैं, मैं ख्याल से इसी कार्यकाल का है। कभी यहाँ नहीं गंदगी भरी रहती थी। ये है नया गोरखपुर, उभरता दबकता बिल्कुल। और ये बदल भी रहा है। चलिए सर, मैं 2-4 पॉलिटिकल सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि अब ये चुनावी बरस ही कहेंगे, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में अब सुगबुगाहट शुरू हो गए। लेकिन इस बीच एसआईआर का मुद्दा बहुत गूंज रहा है। पहले अखिलेश यादव कहते थे कि ये हमारे जो वोटर है, हमारा जो वोटर है, उसको वोट एसआईआर के जरिए काटना चाह रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि अब बीजेपी डर गई है, बीजेपी के लोग डरे हुए हैं एसआईआर के जरिए, क्योंकि उनके वोट कट गए हैं। ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड आपको क्लियर हो पा रहा है? देखिए, अभी दो चीजें मैं साफ कर दूं। अखिलेश यादव जी को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 12 से पहले वो कोई नेता वेता नहीं थे। पिता की वारसान हक पे उत्तराधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बहुत बड़े नेता बन सकते थे, अच्छे नेता बन सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य कहें, उनकी क्षमता न होना कहें, 12 के 17 के बीच में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिला तो उत्तर प्रदेश ने उन्हें झेला है। उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था हो या उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हो, वो झेली है। बिहार की दुर्दशा 2001 तक थी, जब लालू जी का शासन था। उनके बेटे झेल रहे हैं अब तक। अभी वहाँ की जनता भूली नहीं है। और बिहार ने क्या परिणाम दिए हैं आपने देखा है। तो यूपी में तो अभी 10 ही साल होंगे। तो बिहार की जनता से कमजोर याददाश्त थोड़ी है उत्तर प्रदेश की। लेकिन जब तक 12 से 17 तक के अखिलेश जी के कार्यकाल का जंगल राज याद रहेगा, तब तक अखिलेश जी कल्पना न करेंगे उत्तर प्रदेश में दोबारा उत्तर प्रदेश 2024 में तो पसीने छुड़ा दी ना आप लोगों को। देखिए, वो एक फॉर्मूला लेकर आए और पसीने छूट गए आपके। देखिए, यूपी में सबसे ज्यादा डेंट हुआ आपको। गांव में कहावत है, काठ की अड़िया बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने संविधान खत्म करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा आरक्षण भी खत्म करने जा रहे हैं। भ्रमित करके, धोखा देके, लोगों को गुमराह करके, एक बार हो गया खाते में इतने पैसे आएंगे, लोगों को पासबुक से बांटती थी। ढूंढते रह गए लोग, बाद में चक्कर लगाते रहे कांग्रेस उत्तर पे कहाँ है वो पैसा। तो वो एक गुमराह करके उन्हें ले लिया था, जिससे लोग आज भी प्रायश्चित महसूस कर रहे हैं और धोखे में दोबारा आने वाले नहीं हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश के जब तक चुनाव लोगों के जहन में 12 से 17 का अखिलेश जी का कार्यकाल रहेगा, तब तक उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को मौका देने का काम करने नहीं जा रही है। और विशेष रूप से जो योगी जी और मोदी जी का कार्यकाल है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकल के हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बना है, जिस तरह से शानदार जानदार कानून व्यवस्था आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में स्थापित हुई है, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में से लेकर अब तक तमाम निवेशक देश और विदेश के उत्तर प्रदेश में आके निवेश करके उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश लोग दलों की दीवारें तोड़ के भी पीछे, आप कभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, अकेले में बात करिए आप, वो कहते हैं कि इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, इतनी अच्छी यूपी की दिशा हमें मिल रही है कि आज हम योगी जी की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है वो। और क्या लगता है सर, ये जी राम जी में भी क्या भ्रम फैला रहा है विपक्ष? देखिए, जी राम जी की जो बात आपने की, अच्छी बात की आपने, ये लोगों के जहन में और संज्ञान में आना चाहिए। पहले मनरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी थी। काम नहीं मिलता था तो उसके लिए कोई मुआवजा की या बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने 125 दिन साल में काम देने की व्यवस्था की है। अगर नहीं मिलता है उसे काम और काम मांग रहा है, तो हम बेरोजगारी भत्ता के रूप में उसको पेमेंट करने का काम करेंगे। नंबर 2, 60 दिन। पहले क्या होता था, जब खेती का काम होता था तो लोगों को मजदूर नहीं मिला करते थे, तो किसान और मजदूर के बीच में खाई पैदा हो रही थी। अब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया कि जब खेती की कटाई का समय होगा तो 60 दिन हम लोगों को खेती के लिए ये अपनी योजना जो जी राम जी है उसको रोकने का काम करेंगे। इसका मतलब 60 दिन वो रोजगार मिलेगा, 125 दिन ये मिलेगा, 185 दिन का रोजगार सुनिश्चितता होगी।
यदि समय पे पेमेंट नहीं होगा, पहले कोई गारंटी नहीं थी, या समय पे पेमेंट नहीं होता है मजदूर का तो 15 दिन के अंदर, तो हम उसको पेनल्टी भी देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे। ये नई व्यवस्था है। तो आज तीसरा, पहले क्या था, गड्ढा खोदो भरो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का डेवलप नहीं होता था। अब गांव हम लोगों की इस परिकल्पना के साथ जी राम जी आया है कि जो हमने अभी चर्चा की कि हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अब विकसित भारत कब बनेगा? जब विकसित गांव होगा, तभी विकसित जिला बनेगा, तभी विकसित प्रदेश बनेंगे, तभी विकसित देश बनेगा। तो गांव में नाम से ही लोगों को दिक्कत हो वही गई। वही वही आ रहा हूँ, हाँ। वही आ रहा हूँ। तो गांव में पहले वही मिट्टी काटी पाटी फिर जोड़ दी, वही होता रहता था। अब गांव की योजना गांव में बनेंगी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत अपनी योजना तय करेंगी। हम हेल्थ से रिलेटेड, बाढ़ से रिलेटेड हम इंटरलॉकिंग करा सकते हैं, सीसीकरण करा सकते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके पूरा दे सकते हैं। यानी डेवलप गांव खड़ा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उन योजनाओं को हम लोग लागू करके विकसित गांव को तैयार करने का काम करेंगे। पहले ये नहीं था, पहले भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए भी आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करके इसको भ्रष्टाचार मुक्त कराने का हमने प्रयास किया है। अब ये कहते हैं कि राम जी के नाम पर रख दिया। अरे राम जी को तो गांधी जी भी, जो अंतिम शब्द उनका हे राम था, उन्होंने भी हे राम कह के अंतिम उन्हें प्राण त्यागे थे। तो राम में उन्हें क्या आपत्ति है भाई? हम तो चाहते हैं कि राम राज की परिकल्पना साकार हो और राम राज पूरे देश में हो। इसी आशा से, इसी विश्वास से हमने किया है। ठीक है मंत्री जी, ब्राह्मण विधायक नाराज हैं क्या? कांग्रेस वाले ऑफर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऑफर दे रही है कि जो ब्राह्मण विधायक बीजेपी का नाराज हो वो हमारे साथ आ जाए। देखिए, कांग्रेस हो सपा हो, इनके पास कुछ बचा नहीं है। लालायत रहते हैं किस तरह कहाँ किसको दाना डाला जाए, लेकिन मिलने जुलने वाला कुछ है नहीं। अभी इंतजार करिए। और मुझे लगता है कि योगी जी की उम्र और अखिलेश जी की उम्र में भी ज्यादा अंतर नहीं है। मेरे सवाल का जवाब अखिलेश जी, ब्राह्मण विधायक नाराज हैं। अखिलेश जी बुढ़िया जाओगे, आपका नंबर नहीं आने वाला। योगी जी के बराबर के ही हो, बुढ़ापे तक नंबर नहीं आने वाला। कोई नाराज नहीं, सारे लोग साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता रात दिन एकजुटता के साथ प्रदेश और देश की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए, रीतियों नीतियों कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से काम कर रहा है। अनुशासित सिपाही की तरह काम कर रहा है। एक एक माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मंत्री, हमारे दोनों नेताओं के, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में अनुशासित रह करके जी पूरा काम कर रहा है। किसी भी प्रकार का कोई विघटन या बिखराव नहीं है। चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, क्योंकि अब 2027 की लड़ाई है। आपको लग रहा है कि फिर से योगी सरकार हैट्रिक मारेगी इस बार? और मुद्दे क्या रहेंगे? आपने विकास का बहुत लंबा रोड मैप बता दिया, आपने योजनाओं का जिक्र कर दिया। विकास के नाम पर चुनाव होगा, ये वही धर्मांतरण, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, बुलडोजर, यही सब चीजें? इतनी लंबी विकास की यात्रा हम लोगों ने तय की है, उसका कोई सानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में सोच, उत्तर प्रदेश के का परफेक्शन पूरी तरह से बदल गया है। अब कोई कारण नहीं कि प्रदेश की जनता तीसरी बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से 2017 वाला इतिहास बनाने का काम न करे। 100% ऐतिहासिक जीत होगी, एक तरफा जीत होगी, और विरोधी कहीं नजर नहीं आएंगे। सारे बैठे हुए लोग भी इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि 100% भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। एक और आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि जब चुनाव था 2022 का, बहुत मैं घूमा इधर आया, तो एक लड़ाई होती है। वो कहते हैं कि हम बाबा को मठ में भेज देंगे, फिर आप कहते थे हम उनको सैफई भेज देंगे। उनको पिछली बार तो सैफई भेज दिया, इस बार कहाँ भेजने वाले हैं आप? बेचारे हैं, अब बेचारों को कहाँ भेजेंगे? जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हम कहीं नहीं भेजेंगे, जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। सकुशल रहें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और जहाँ हैं वहीं रहें विपक्ष वाले लोग। चलिए, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमसे खास चर्चा कर रहे थे। गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत हुई, गोरखपुर उड़ान की हम बात कर रहे हैं, गोरखपुर बदला, और यूपी कितना बदला, और खासकर धार्मिक पर्यटन की बात करें तो उस क्षेत्र में कितना काम हुआ, उन्होंने पूरी उपलब्धियां बताई हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2027 के हम एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप जीत की हैट्रिक की भी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आपके सफल कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सर। पर बने रहे मंत्री जी, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हमारा रंजीश देसाई सर जी प्लीज सम्मानित करें मंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आपने सुना कि किस तरह से लगातार गोरखपुर तो विकास कर ही रहा है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश, हमारा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, ये भी। मंत्री जी, मैं चाहूंगी आप स्थान ग्रहण करें और